Good afternoon, students. I hope and wish you all are safe. And today we have to start a new chapter. That is the name of the chapter is it's a part of the green skill and it's totally depend upon the environmental activities. ये जो total chapter depend है ये किस पे डिपेंड है इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज पे डिपेंडेड है सो द चैप्टर नेम इज नेचुरल इवेंट एंड सो चैप्टर का नाम क्या है नेचुरल इवेंट एंड पिछले क्लासेस में हमने बहुत सारी चीजें देखी इससे पहले हम लोगों ने आईसीटी के बहुत सारे चैप्टर को पढ़ लिया लाइक कम्युनिकेशन स्किल लाइक ICT like technological skills like how to just what is the hardware, what is the input output. So these are the some different types of chapters we have to just learn in the previous classes. So now today we will start green skills and the chapter that is a natural environment. और इस नेचुरल इन्वायरमेंट में जैसा कि मैंने बताया इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज के बारे में हम लोग देखेंगे क्या क्या इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज होती है क्या क्या चीजें होती है क्या क्या रिसोर्सेज हैं सो फर्स्ट so into the natural environment so first we have to just discuss about the natural environment what is natural environment क्या होता है आई होप कि इन सारी चीज़ों के बारे में आप सबने एसएसटी क्लासेस में पढ़ रखा होगा तो ये सारी चीज़ें जस्ट उसी से रिलेटेड है तो फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं so natural environment so into the natural environment there is a two types of categories into the natural environment that is the first one that is a living and another one that is a non-living so पहला कैटेगरी क्या होता है लिविंग इन्वायरमेंट और दूसरा कैटेगरी होता है नॉन लिविंग इन्वायरमेंट सो इनटू द लिविंग इन्वायरमेंट so the plants humans human beings these are the some like a living organism and non-living things that means so oil air water sun these are some non-living environment activities ये सारे क्या होते हैं non-living environment होते हैं ये सारी चीजें अब हम लोग देखते हैं कि what are the resources of these environment like living and non-living so there are some resources to just develop these types of natural things तो इसमें क्या क्या होते हैं कुछ रिसोर्सेज होते हैं तो उन रिसोर्सेज के बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या रिसोर्सेज होते हैं सो देर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज लाइक first one that is a natural resource the second one that is a renewable or non-renewable resources the third one that is a exhaustible or non-exhaustible resources so there are mainly three types of resources मतलब कि कौन सी चीजें हमें हमारे जो नेचुरल एनवायरनमेंट में जो भी चीजें हमें नेचुरली मिलती है तो वो कुछ ना कुछ एक रिसोर्सेज में उसे कैटेगराइज किया गया है कि वैसी चीजें जो दोबारा नहीं बन सकती वैसी चीजें जो रिन्यू होती है वैसी चीजें जो नेचुरल के द्वारा हमेशा हमें मिलती रहती है तो ये कैटेगराइज किया गया है तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की so we all know about that there are different things that are natural resources and the natural resources are the freely it's available it's easy to available and the supply to us such as like a land the air water sun and different types of things that are easily available for us ये क्या होता है ये बहुत ही आसानी से अवेलेबल होते हैं हमारे पास और ये नेचुरली थिंग्स हैं जैसे कि क्या क्या जैसे कि पहाड़ धरती हवा पानी सूरज ये सारे क्या है नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि हमेशा हमें क्या करते हैं तरह तरह की चीजें हमें नेचुरली प्रोवाइड करते हैं तो ये सारे नेचुरल इवेंट्स में नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं आई थिंक ये सब लोग जानते होंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या है नेचुरल रिसोर्सेज में कौन कौन सी चीजें आती है वैसे मैंने बता दिया so now the other one that is renewable or non-renewable resources. So renewable resources that means these types of resources that is renew within a time, within a certain time. So renewable resources क्या होता है कि ये हमेशा certain time में renew हो सकते हैं फिर से दोबारा बनाए जा सकते हैं जैसे नेचुरल रिसोर्सेज है तो नेचुरल रिसोर्सेज में है कि एक तो नेचुरली मिलता है यानी वो हमारे लिए पहले से दिया दे रखा है मदर की ने हमें पहले से वो सारी चीजें दे रखी है बट उसी में कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं दैट मीन्स कि इट इज जस्ट these types of resources reproduce within a few years within a certain time
ये एक सर्टेन टाइम में क्या होता है फिर से हमें वो सारी चीजें मौजूद करवा देते हैं, यानी रिन्यू हो जाता है। जैसे लाइक वुड हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, वाटर हो गया, ये क्या होता है हमेशा रिन्यू होते रहता है। ये खत्म तो होता है लेकिन फिर से ये रिन्यू होने के चांसेस होते हैं कुछ सालों में, ठीक है, 5 सालों में, 10 सालों में ये रिन्यू हो सकते हैं। बट वहीं पे अगर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें तो दीज रिसोर्सेज कैन नॉट रीजनरेटेड। ये जो रिसोर्सेज होते हैं ये क्या होते हैं, रीजेनरेटेड, मतलब नहीं हो सकता, इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, रीजेनरेट नहीं कर सकते हैं। सो दीज रिसोर्सेज आर जनरली रीजन लाइक नॉट रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये क्या होते हैं, रिन्यू नहीं हो सकते हैं। तो वैसे कौन कौन से रिसोर्सेज हैं हम लोग देखते हैं। So there are different types of resources of non-renewable, like this one is non-renewable coal, petroleum, natural gas. So these are some natural resources, but we cannot, like this one. These are some the natural resources that we cannot हम लोग उसे आसानी से प्राप्त तो कर लेते हैं, बट दीज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ये जो रिसोर्सेज होते हैं ये क्या होते हैं, ये लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। ये हम लोग के पास अवेलेबल तो होते हैं, बट अगर हमारे पास डे बाय डे इसके खपत बहुत ज़्यादा है तो उस कंडीशन में क्या होता है, इसके ख़त्म होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और ये जो रिसोर्सेज हैं ये कब रिन्यू होंगे ये नहीं पता। आई होप कि बहुत सालों बाद ये रिन्यू हो सकते हैं, बट जनरली ये जैसे कि 2 साल 5 साल में रिन्यू नहीं हो सकता है। इसको रिन्यू होने में शायद सालों लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं कि वो चीज़ें फिर से हमें दोबारा मिलती हैं, क्योंकि हमारे पास एक सर्टेन किसी चीज़ का एक नेचुरल थिंग्स का भी स्टॉक होता है। अगर उन स्टॉक को हम लोग जनरली यूज करते रहते हैं और स्टॉक लिमिटेड है और जो कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो जो स्टॉक है वो धीरे धीरे क्या होता है खत्म होने लगता है। और खत्म होने के बाद वो फिर से रिन्यू होना इतना आसान नहीं होता है, बहुत समय लगता है उसे फिर से रिन्यू होने में। सो यू ऑल नो अबाउट दैट। दिस पिक्चर shows the renewable energy and there is a non-renewable energy. So this picture shows these steps. You can just see these pictures. Now the exhaustible or non-exhaustible resources. अब एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज और नॉन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी चीजें एग्जॉस्टेबल है, कौन कौन सी चीजें नॉन एग्जॉस्टेबल है। तो जनरली इनफाइनाइटली अवेलेबल नेचुरल थिंग्स इज नॉन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। दैट मीन्स कि जो हमें आसानी से मिल सकते हैं, ठीक है, और हमारे पास हमेशा मिल सकते हैं, उसका स्टॉक अनलिमिटेड है, वो कभी खत्म नहीं हो सकता है, कुछ सर्टेन टाइम में वो हमारे पास फिर से आ जाते हैं, या जनरली हमारे पास वो हमेशा रहते हैं, वो खपत ही नहीं होता है। जैसे इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल आप बात करो सोलर एनर्जी। दैट मीन्स कि सूरज सूरज की जो ऊष्मा होती है, सूरज की जो किरण होती है, सूरज के द्वारा जो रोशनी हमें मिलती है वो खत्म कभी नहीं हो सकती, वो इनफाइनाइटली हमें हमेशा मिलती रहती है, ठीक है, उसके कभी रिसोर्सेज को खत्म नहीं किया जा सकता, वो खत्म नहीं हो सकता, आप कितना भी उसे यूज करो तो वो खत्म नहीं होगा। वहीं पे बात करिए अगर एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज की, तो दीज रिसोर्सेज हैव अ फाइनाइट क्वांटिटी। इसका क्या होता है कि एक लिमिटेड क्वांटिटी होता है, इसमें ज़्यादा अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो ये खत्म हो सकता है, जैसे कि कोल होता है, जैसे पेट्रोलियम ऑयल्स हो गए। सो दीज आर सम लाइक एग्जांपल्स ऑफ द एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। ये सारे एग्जांपल्स हैं एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज के, और इनका स्टॉक लिमिटेड होता है। अगर हम लोग इसे डे बाय डे यूज करें और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे पास ये स्टॉक खत्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और चूंकि ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होता है तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या होता है कि ये इंस्टेंटली फिर से बनाया नहीं जा सकता, ये से रिन्यू करना बहुत टफ है, ये हम रिन्यू नहीं कर सकते। ये सालों मिलियंस ऑफ ईयर्स में इट मे बी कि वो रिन्यू हो जाए, बट इसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि ये रिन्यू हो जाए, इसलिए हम लोग इसे नॉन रिन्यूएबल लाइक रिसोर्सेज की श्रेणी में रखते हैं। So there is a chart. These are the like resources, and these are some different types of like natural and artificial. The types of the resources, that is the first one, that is the natural, and there is the artificial. तो resources के क्या क्या टाइप्स होते हैं, नेचुरल भी होता है, आर्टिफिशियल भी होता है, दो टाइप जनरली होते हैं। तो उसी में नेचुरल में भी टाइप्स होते हैं, लाइक एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल, लाइक नॉन एग्जॉस्टिबल और लाइक एग्जॉस्टेबल, जो हमने अभी पढ़े नेचुरल रिसोर्सेज के टाइप्स में। सो नेचुरल रिसोर्सेज के ये सारे टाइप्स भी होते हैं।
अब इस एग्जॉस्टिबल में भी दो चीजें होती है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। यहाँ पे दिख सकता है, सबको दिख रहा होगा, ये रिन्यूएबल है और ये नॉन रिन्यूएबल है। तो रिन्यूएबल में क्या क्या चीजें आ गई, विंड, वाटर, फॉरेस्ट, दीज आर सम रिन्यूएबल लाइक एग्जांपल्स, and these are non-renewable examples like coal, petroleum, iron, biological species. These are non-renewable resources. So you all know about these resources. सबको I hope कि समझ में आ रहा होगा. Now the next point, that is how environmental is crucial for us. ये जो environment है ये हमारे लिए कितना important है, कितना अच्छा है, कितना क्रूशियल है, इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। सो जनरली वी ऑल नो दैट environment and natural resources is the best way to live our life. हम लोग जनरली नेचुरल रिसोर्सेज के बदौलत ही अभी तक जिंदा है, क्योंकि अगर नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास नहीं होते तो आर्टिफिशियल रिसोर्सेज पे लाइफ की कल्पना नहीं की जा सकती थी, because we all know that our environment have some different types of trees, some like rocks, gardens. तो हमारे environment में क्या है, बहुत सारे पहाड़ हैं, झरने हैं, नदियां हैं। तो these are the natural resources, और ये natural resources हमें क्या करते हैं, डे बाय डे बहुत तरह की चीजें प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ ही इसके अगर इसके बिना अगर लाइफ की कल्पना की जाए तो ये लाइफ कुछ नहीं है, अगर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। क्योंकि हम अपने खुद से पानी नहीं बना सकते, पानी बनाने को बना सकते बट उसे नेचुरल वाटर नहीं बोला जा सकता, क्योंकि वो जितना हमारे लिए हेल्पफुल होगा आर्टिफिशियल कभी उतना हेल्पफुल नहीं होता है। क्योंकि आर्टिफिशियल जो बनता है, वैज्ञानिक बना तो बहुत कुछ लेते हैं आर्टिफिशियल, बट वो हमारे शरीर के अनुसार वो सही नहीं होता है, ठीक है। और वो आर्टिफिशियल होने के चलते उसका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत बैड होता है, वो हमारे एनवायरनमेंट पे भी बहुत बुरा असर डालता है। जैसे बोला जाता है, प्रकृति से अगर कोई छेड़छाड़ करता है तो उसका नुकसान झेलना पड़ता है। तो दीज आर द सेम थिंग्स। सो लाइक अब ट्री की बात करें तो ट्री इज अ नेचुरल थिंग्स। ट्री भी एक क्या है, नेचुरल थिंग्स है। एंड द ट्री एब्जॉर्ब्स अप टू 48 पाउंड्स कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर। ये क्या करता है, 48 पाउंड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो हर साल उसे लेता है। अब आप जानते हो सब लोग कि हमें जीने के लिए क्या चीजें चाहिए, हमें जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो पेड़ का काम क्या होता है, पेड़ एक नेचुरल रिसोर्सेज होता है, और पेड़ का काम क्या होता है, इट प्रोड्यूस द ऑक्सीजन एंड टेक्स द कार्बन डाइऑक्साइड। सो like 48 pounds in a year, it takes 48 pounds in a year, यानी हर साल वो क्या करता है, 48 पाउंड कार्बन डाइऑक्साइड को गेन करता है, ठीक है, और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है। अगर हम डेली वाइज जहाँ हमारे अगल बगल पेड़ पौधे हैं, हम वहाँ जहाँ वॉक, अगर वहाँ पे हम वॉक करते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा हम लोग वहाँ से गेन कर सकते हैं। बिकॉज अगर इन्वायरमेंट में पेड़ पौधे हैं तो वो हमें बहुत सारी बीमारियों से भी बचाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। दूसरा है बाय द वे, अगर सनलाइट की बात करें तो सनलाइट भी हमें क्या करता है, ये भी एक नेचुरल रिसोर्सेज है, एंड दे कैन प्रोवाइड द लाइक विटामिन डी। ये भी क्या करता है, विटामिन डी प्रोवाइड करता है, एंड दैट इज बेनिफिशियल फॉर अस। ये हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। नाउ द लाइक व्हाट, अगर हम बात करें पेड़ पौधे की, तो यू ऑल नो दैट अबाउट दैट देयर इज अ फॉरेस्टेशन एंड डिफॉरेस्टेशन। तो जहाँ पे डिफॉरेस्टेशन होता है, जहाँ पे पेड़ पौधे कम होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, पानी की मात्रा बहुत ही घट जाती है। हम लोग सब लोग जानते हैं, हम लोग बात करते हैं पानी बचाना चाहिए, पेड़ पौधे बचाने चाहिए। तो पेड़ पौधे बचाने का मतलब होता है कि हमें पेड़ पौधे को काटना नहीं चाहिए। बट डे बाय डे क्या होता है, लोग अपने रहने के लिए, अपने लाइक लिविंग स्टैंडर्ड को और इन्हांस करने के लिए डे बाय डे पेड़ों को काटते हैं, और उससे बहुत सारे फर्नीचर और अपने डेली लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे जो हैं लाइक बहुत सारे जो अपनी ज़रूरतें हैं उसे पूरा करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जहाँ पेड़ों की कमी होती जाती है वहाँ पे पानी के प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ता है। लाइक यू ऑल नो अबाउट दैट देयर इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट इन आवर इंडिया एंड लाइक वर्ल्ड आल्सो, and the lots of states facing the different types of water problem. Like you all know that about the Maharashtra, you all there is a different district into the Bihar also, they are facing the some like water issue. तो वो जो वाटर इशू है, वो वाटर इशू कहाँ से होते हैं, वो वाटर इशू इसलिए होता है ताकि इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे जो है पेड़ पौधे जो हैं, पेड़ पौधे बहुत ही कम हो गए हैं।
अगर पेड़ पौधे होते तो शायद वहाँ पानी होता, क्योंकि पेड़ पौधों की वजह से ही पानी का संचय होता है। उसकी लाइक धरती के नीचे जो हमारा स्टॉक लेवल होता है, जहाँ पे भूजल संग्रह होता है, तो जहाँ पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पे भूजल संग्रह की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होते वहाँ पे भूजल संग्रह की कैपेसिटी लगभग ना के बराबर हो जाती है, और इसलिए वहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ता है। So you all know about that these types of things like these like natural things enhance our लिविंग स्टैंडर्ड। ये क्या करता है, जो हमारा नेचुरल जो थिंग्स है वो क्या करता है, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड को और इन्हांस करता है। और कोशिश करनी चाहिए हमें डे बाय डे पेड़ लगाने की, ना कि पेड़ को काटने की। अगर हम पेड़ को काटेंगे तो पेड़ को काटने की वजह से क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन करने की वजह से हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो धीरे धीरे घटते जाएंगे, और हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। The chapter has been finished. There is a different types of questions like objective question answer and the subjective question answers also. So you can just solve these subjective question answer into your homework copy. Now the next chapter, that is influence of natural environment. So what are the influences of natural environment? So the main thing, that is the population. So population is a main thing that affect our natural environment. So how it will be effect, so we can just understand in this chapter. So population, while the population will be increased, it affects our land, because when the population increase, then the people have required to live, and they can take the more and more land. While taking the more land, they can just cut the tree। जब भी वो जब रहने के लिए जगह चाहिए तो उन्हें पेड़ को काटना पड़ेगा, एंड दैट जनरेट द डिफॉरेस्टेशन। व्हाइल द डिफॉरेस्टेशन विल बी इंक्रीज, then the CO2 gas will also be increased. That means more and more production of carbon dioxide gases. While the trees will be cut by the persons, then the CO2 gas production will be increased, because trees can take the CO2 gas and they can produce the oxygen gas। tree क्या करता है, CO2 गैस लेता है और ऑक्सीजन गैस को छोड़ता है। बट जहाँ पे अगर ट्री कट होने लगेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ऑक्सीजन गैस जो होगा उसका प्रोडक्शन बहुत माइनर हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा, बट कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बिकॉज ह्यूमन कैन लाइक प्रोड्यूस द CO2 गैस। ह्यूमन क्या करता है, इंसान क्या करता है, वो CO2 गैस को छोड़ता है अपने सांसों के द्वारा, एंड वो CO2 गैस अगर हवा में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और अगर ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, बिकॉज ट्रीज नहीं है, तो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच सकता है। Now, over explosion of natural resources. So while the population will be increased, they can just use our natural resources like natural petroleum gas, gasoline, and different types of natural gases also. Because अगर natural gas जो है जब population बढ़ेगा तो natural gas का जो खपत है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा, and that is harmful for our living standard। So now it's a causes of pollution. While the population will be increased, then it's a reason for the pollution, because population will be increased, and industries will also be increased, because a lot of industries in our surrounding area। So जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो इंडस्ट्रीज बहुत सारे आएंगे, और इंडस्ट्रीज आने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन यूनिट प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन की वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा वहाँ पे पॉल्यूशन का खतरा बना रहेगा, बिकॉज ऑल द इंडस्ट्रीज हैव नो एनी वेस्ट मैनेजमेंट फैक्टर्स। किसी भी इंडस्ट्रीज के पास वेस्ट मैनेजमेंट का कोई भी तरीका मौजूद नहीं है। they don't know about they know about the waste management, but they can't do that particular waste management। so more and more wastage production in our daily life। हमारी लाइफ में डेली बहुत सारे वेस्टेज प्रोड्यूस होने लगेंगे, एंड दे कैन जस्ट थ्रो आउट देयर वेस्टेज इनटू द लैंड, वाटर एंड द एयर। सो these pollutions will be affected our environment। So land pollution, there are mainly, we all know that there are mainly three types of pollutions, like the first one, that is a land pollution, the another one that is a water pollution, and the third one that is a air pollution।
सो ये 3 टाइप्स के पॉल्यूशन होते हैं। बहुत सारे कंपनीज क्या होते हैं जो अपने प्रोडक्शन को लाइक मैन्युफैक्चर करते हैं और उसके बाद बहुत सारा कचरा या तो पानी में फेंक देते हैं या ज़मीन पे फेंक देते हैं या तो हवा में उसे जो धुआँ होता है जब जलाते हैं तो वो हवा में वो उससे हवा भी लाइक नुकसान पहुँचता है उसे भी। लाइक लैंड पॉल्यूशन में क्या-क्या बहुत सारे जो फैक्ट्रीज़ हैं वो अपनी चीज़ों को क्या करते हैं ज़मीन पे फेंक देते हैं और बहुत सारे वेस्टेज को बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो पानी में बहा देते हैं लाइक केमिकल्स फैक्ट्रीज़, ऑयल स्पिल्स। तो इसके वजह से क्या होता है पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है और जब भी लोग उसे पीते हैं तो उनके शरीर में बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है ना। एयर पॉल्यूशन देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ फैक्ट्रीज दे कैन जस्ट प्रोड्यूस द स्मोक and lots of vehicles in our daily life. We all know about that. Lots of vehicles in our surrounding area and like around us, and they can just produce the smoke, and for that our environment will be affected on that particular gases. So there is a chart that chart like biodegradability of the various items. So you just read these charts, and now there is a fuel usage. If the pollution will be increased, the vehicle will be also increased, and they can just consume their petrol, diesel, natural gases. They can just produce natural gases also, and while after using it will be just because it has a limited stock, so that's why they can just decrease their stock, and after some time they can just like stop the productivity. वहां पे क्या हो जाएगा पेट्रोल और डीजल की प्रोडक्टिविटी कंप्लीट खत्म हो जाएगी। खत्म होने क्योंकि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज क्या है लिमिटेड है, लिमिटेड होने की वजह से हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो धीरे धीरे क्या होगा खत्म होने लगेगा और खत्म होते होते एक दिन पूरी तरह खत्म हो जाएगा और फिर वहां से हमारे यूजेस बंद हो जाएंगे। तो इसलिए हमें अपने प्रोडक्ट अपने जो पॉल्यूशन है उसे अपने एरिया के पॉल्यूशन को हमेशा कम करना चाहिए। नाउ पुअर वेस्ट मैनेजमेंट यू ऑल नो अबाउट दैट there is a different types of waste management activity that are done by the government also. They can just aware the waste management activity, but our companies, our industrial areas, our industries don't know, they don't do that particular waste management thing. वो waste management को करना चाहते ही नहीं है। अगर वो waste management करें तो आई होप कि पॉल्यूशन वहां पे नहीं होगा। सो हर इंडस्ट्री को चाहिए कि वो अपना वेस्ट मैनेजमेंट को संभाल ले। दे कैन जस्ट नॉट थ्रो आउट एनीवेयर इनटू द लैंड, इनटू द वाटर और एयर। तो अपने वेस्ट को कहीं भी पानी में जमीन पे कहीं भी ना फेंके। अगर वो इस तरह पानी में फेंकता है या जमीन पे फेंकता है तो उससे पोल्यूशन का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ता है, एंड दैट इफेक्ट आवर एनवायरमेंट एंड दे कैन जस्ट जनरेट द ग्लोबल वार्मिंग इवेंट। सो ग्लोबल ये क्या करता है ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट को जनरेट कर सकता है। सो आई होप यू ऑल नो अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट। ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट क्या होता है वैसे सब लोग आई थिंक जानते होंगे, बट एक बार फिर से हम लोग डिस्कस कर लें। सो ग्लोबल वार्मिंग इज इफेक्ट दैट just generate the temperature of the just generate the temperature of the earth। ये क्या करता है अर्थ का जो टेम्परेचर है जस्ट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, यू कैन से लाइक दैट। तो वो अर्थ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा उसे इंक्रीज कर देता है, और इंक्रीज करने की वजह से क्या होता है इंक्रीज करने की वजह से जो आम जो लिविंग थिंग्स हैं लाइक इंसान हो गए, जानवर हो गए, पेड़ पौधे हो गए, इन सारे को उस ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट झेलना पड़ सकता है। अब बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग एक्चुअल में क्या है, कैसे क्रिएट होता है। यू आर नो अबाउट दैट द like the pollution, three types of pollution you all know about that, like a water pollution, like a air pollution and the land pollution also. So for that types of pollution it when it is just caused to just you all know about that there is a one layer upon our earth, that is the ozone layer। सब लोग को पता है ओजोन लेयर हमारे जो पृथ्वी के ऊपर होता है, और वो क्या करता है जो हमारे सूर्य से पराबैंगनी किरणें निकलती है ये क्या करता है उसे रोकता है, और रोकता ही है साथ ही साथ क्या करता है उस किरणों के जो बैड इफेक्ट हैं उसे वहां से कम करके हमारे पास छनी हुई चीजें, छनी हुई ऊर्जा, छनी हुई उष्मा हमारे तक पहुंचती है। बट ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लोबल वार्मिंग इसलिए क्रिएट होता है क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। पॉल्यूशन दैट मीन्स कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज ऐसे हैं जो हवा में जो स्मोक है
जो धुआं है, ठीक है, हमारे व्हीकल से जो धुआं है, ये सारे धुएं जो हमारे सराउंडिंग एरिया में हमारे वातावरण में निकलते हैं और वो कहीं ना कहीं हमारे उस ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा रहे थे, पहले भी नुकसान पहुंचा रहे थे। अभी हाल फिलहाल में एक न्यूज सब लोगों ने आई होप देखा होगा कि हमारा ओजोन लेयर में आर्कटिक जोन में एक बहुत बड़ा छेद हो गया था, होल हो गया था बहुत बड़ा। बट इस लॉकडाउन की वजह से वो जो होल है वो ऑलमोस्ट भर चुका है या भरने जा रहा है, वो धीरे धीरे भर रहा है ड्यू टू लॉकडाउन। तो लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ, सारे इंडस्ट्रीज बंद थे। बंद होने की वजह से क्या हुआ, बंद होने की वजह से जितने भी पॉल्यूशन थे वो पॉल्यूशन वहां पे खत्म होने लगे, बिकॉज इंडस्ट्रीज से ना कोई केमिकल्स पानी में बहाए जा रहे थे, ना ही कोई गैसेस निकल रही थी, ना ही कोई वैक्यूम चल रहे थे जो यूजलेस जो मतलब गैसेस हैं वो निकलते, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते। ये सारी चीजें इस लॉकडाउन के दौरान नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से सबसे बड़ी चेंजेस क्या हुई कि जो हमारा ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे भर रहा है, क्योंकि पॉल्यूशन उसका सबसे बड़ा रीजन होता है। और अभी क्या हुआ, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा कम हो गया, तो ये उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो गया। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, ऐसे पॉल्यूशन से बचना चाहिए और अवेयर होना चाहिए कि हम लोग कैसे पॉल्यूशन को मैनेज कर सकें, कैसे पॉल्यूशन के खतरे को बच सके। इधर उधर कोई भी चीजें नहीं फेंकनी चाहिए, हर चीजों का एक प्रॉपर जगह है, हमें उसे फॉलो करके वहीं पे रखना चाहिए। नाउ इलीगल माइनिंग इज ऑल्सो अ वे टू जस्ट जनरेट द पॉल्यूशन। इलीगल माइनिंग भी एक है जो पॉल्यूशन को जनरेट भी करता है। जैसे कि जहाँ पे माइनिंग का काम होता है वहाँ पे क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन का खतरा बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये जो भी जो माइनिंग सेक्टर्स हैं, कोल सेक्टर्स हैं, ये क्या करते हैं, सबसे पहले तो पेड़ काटते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये किसी पहाड़ में ही कोयले की खान होती है, तो उसके खान को खोदने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले वहां के सारे पेड़ को कट करके तब वहां से वो कोयले को निकालते हैं, उसे प्रोड्यूस करते हैं, एंड जस्ट दे कैन जस्ट लाइक सप्लाई टू द मार्केट। वहां से वो लोग मार्केट में सप्लाई करते हैं, तो वहां का एनवायरनमेंट क्या हो गया, कंप्लीटली चेंज हो जाता है। वहाँ पे बारिश की भी संभावना, कभी भी बारिश हो सकता है, या वहाँ का टेम्परेचर, हीटिंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी कि वहाँ पे जो मतलब बीमारी के जो कारण है, काउजेज है, बीमारी बहुत ज़्यादा वहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। और उस कंडीशन में क्या होता है कि लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होने लगते हैं। वहाँ पे जितने ज़्यादा माइनिंग जनरेट होता है, जितना ज़्यादा कोयला जनरेट होता है, उससे कहीं ज़्यादा वहाँ पे लाइक जो डस्ट है वो जनरेट होते हैं, और वो डस्ट क्या होता है, हमारे एनवायरनमेंट में जाता है, पानी में जाता है और ज़मीन पे फेंका जाता है। इस कंडीशन में वहाँ पे ये तीनों पॉल्यूशन का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये हमारे जो पॉल्यूशन का जो खतरा होता है उसे बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है ये। और जो डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से वहाँ जो पानी का वाटर लेवल है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। दैट मीन्स कि बहुत सारे सेक्टर्स में सब लोगों ने सुना होगा कि वाटर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लाइक बहुत सारे स्टेट्स हैं, इवन ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो वाटर की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। इसका रीजन बस एक है, क्योंकि उन्होंने पेड़ को काट दिया वहां से, यानी डिफॉरेस्टेशन अप्लाई किया। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से जब पेड़ कट गए, हम लोग जानते हैं कि भूजल को संग्रह करने के लिए पेड़ जो है बहुत बड़ा योगदान होता है उसका। वहां पे जहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ज्यादा होते हैं वहां पे जो वाटर लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। बट अगर पेड़ पौधे कट जाते हैं तो वहाँ वाटर लेवल बहुत ही लो हो जाता है और पानी की कमी से लोगों को सामना करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जो कि इस पानी की मार को झेल रहे हैं। हमारे क्लाइमेट पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है, हमारा क्लाइमेट भी चेंज होता है। जब ग्लोबल वार्मिंग का असर होगा तो हमारा क्लाइमेट ऑलमोस्ट चेंज हो जाएगा, कभी बारिश, कभी बहुत ज्यादा धूप, ये हम लोग सब लोग देखते हैं। बट डे बाय डे हमें क्या करना चाहिए, इस पॉल्यूशन को रोकना चाहिए। तो आई होप कि सबके समझ में आ गया होगा। वैसे जनरली एसएसटी का चैप्टर था, फिर भी हम लोगों ने हमारे बुक में है तो हम लोगों ने इसे देखा, ग्रीन स्किल्स क्या है, हमारे एनवायरनमेंट क्या है। तो आई होप सबके माइंड में क्लियर है। So the chapter has been finished. There is a checkpoint option, and the checkpoint options contains different types of objective and subjective questions also. So you have to just solve all the objective questions, all the subjective questions into your homework copy. अपने होमवर्क कॉपी में ये सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इसे बना लेने हैं, इसे कंप्लीट कर लेने हैं। सबके होमवर्क कॉपी कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे स्कूल खुलता है तो सबसे पहला काम कॉपी चेक होगा। अगर जिसकी भी कॉपी कंप्लीट नहीं होगी तो दे कैन जस्ट पनिशेबल, वो पनिशेबल होगा। तो यू हैव टू जस्ट डू ऑल द क्वेश्चंस आंसर्स इनटू योर होमवर्क कॉपी। अपने होमवर्क कॉपी में
सारे क्वेश्चन आंसर्स कर लेने हैं। तो आई होप you all are understand, and if you have any problem then just call to me or WhatsApp me. You have to just send the problems also, अपने प्रॉब्लम को मेरे तक शेयर करोगे। एंड तो आई होप सबके समझ में आ गया होगा। तो हैव अ गुड डे एंड स्टे होम, स्टे सेफ।